आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय के बारे में समझेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में समझाया था। वहाँ पे उसके विद्युत आवेश के द्वारा जो उत्पन्न होने वाले प्रभाव थे उसको भी हमने बता दिया था। वहाँ पे हमने कूलाम के नियम को भी बताया था। कूलाम को जो नियम था वो प्रायोगिक तौर पे आधारित था, लेकिन वहाँ पे हमारे जो आवेश होते थे वो बिंदु आवेश होते थे और उनके द्वारा उत्पन्न हम प्रभावों को देखते थे। लेकिन अगर यह मान के चलिए कि हमारे पास आवेश एक समान रूप से एकदम वितरित हो, जैसे अगर सममित रूप से वितरित हो किसी भी प्लेन के या किसी गोले के ऊपर, तब उनके प्रभाव का अध्ययन हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए गॉस ने अपना प्रमेय दिया और उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास आवेश एक समान रूप से वितरित हो यानी कि सममित रूप से वितरित हो, तब हम किस तरह से उनके प्रभाव का अध्ययन करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जाने से पहले हम दो तीन बातों को पहले समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है एरिया वेक्टर, जिसको हम कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? हमारे पास आप देखते हैं कि बहुत सारी समतलीय क्षेत्रफल होते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी एक वृत्त है तो ये भी समतल में स्थित है, अगर ये एक प्लेन है तो ये भी समतल में स्थित है। तो इस प्रकार के हमारे पास बहुत सारी समतलीय क्षेत्रफल उपस्थित होता है। तो हम कहेंगे कि आखिर इसका क्षेत्रफल का सदिश क्या होगा। हमको पता है कि कोई भी समतलीय क्षेत्रफल हो वो एक सदिश होता है, मतलब उसकी परिमाण के साथ साथ उसमें दिशा होती है। लेकिन दिशा कैसे होती है उसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल a है तो ये तो हो गया इसका परिमाण, लेकिन इसकी दिशा कैसे होगी? इसकी दिशा इस क्षेत्रफल के लंबवत खींची गई रेखा होती है। अगर हम इस प्लेन की बात करें तो अगर इसका क्षेत्रफल a है तो ये तो इसका परिमाण हो गया, लेकिन अगर इसकी दिशा की बात करें तो अगर ये प्लेन इस तरह से है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे जो हमारा लंबवत रेखा होगा वही कहलाएगा इसका क्षेत्रफल सदिश या वेक्टर। तो अगर इसकी बात करें तो ये जो हमारा वेक्टर है ए है, तो हम इस वेक्टर ए को बराबर किसके लिखेंगे? n कैप इंटू ए। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास वृत्त है इसमें इसका जो ये टोटल क्षेत्रफल a है और इसके परपेंडिकुलर जो रेखा है, इस रेखा का जो मान है वो वेक्टर a बराबर n इंटू ए के बराबर है। अब n क्या है? n है इस रेखा के अनुदिश इसकी एकांक वेक्टर या यूनिट वेक्टर। आपको पता है कि हमारे पास जो एक्सिस होती है वो तीन होती है, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस, एक z एक्सिस। यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर i होता है, यहाँ पे j होता है, यहाँ पे k कैप होता है। तो यहाँ पे हमने इसको एक संकेत में n कैप के द्वारा दिखा गया है। इसका मतलब ये i भी हो सकता है, j भी हो सकता है, k भी हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि आप x एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं या y एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं या z एक्सिस के अलॉन्ग ले रहे हैं। जिसके भी रिस्पेक्ट में आप लेंगे n का मान i, z और k के रूप में बदल जाएगा। और ये जो a है ये बता रहा है कि इस पूरे क्षेत्रफल का जो परिमाण है वो कितना है। तो ये जो वेक्टर a है ये इसके परपेंडिकुलर जो रेखा है उस वेक्टर की क्षेत्रफल सदिश है। अगर हम इसकी बात करें तो इस प्लेन के भी लंबवत, अगर ये हमारा जो सर्कल था ये कैसा था, मान लीजिए अगर सर्कल इस तरह से होता प्लेन में तो इसके परपेंडिकुलर ऐसा होता है। अगर ये प्लेन हमारा ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा। तो इसकी जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो ऐसे होगा और ये वेक्टर a बराबर n कैप इंटू ए होगा। कब? जब अगर इसका क्षेत्रफल अगर a हो तो अगर इसका क्षेत्रफल हम a न कह के b कह दें, अगर b कहते हैं तो ये हो जाएगा वेक्टर b बराबर n कैप इंटू वेक्टर b। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी समतलीय क्षेत्र का जो क्षेत्रफल सदिश होता है वह उस क्षेत्रफल के लंबवत खींची गई रेखा होती है जो कि वेक्टर a बराबर n इंटू ए कैप के बराबर होता है। ठीक, इसके बाद हम इसमें जो अगला टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है घनकोण।
घनकोण को समझने से पहले घनकोण को और इजी बनाने के लिए हम ये पहले ये समझ लेते हैं कि हमारे पास समतल कोण क्या होते हैं। हमारे पास जो भी समतल फिगर होता है वो हमेशा 2D में होता है। हमेशा 2D में मतलब हमारे पास ये जो एक्स वाई जेड है, इसमें अगर आप 2D की बात करेंगे तो या तो एक्स वाई होगा या वाई जेड होगा या जेड एस होगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें कभी भी अगर आप 2D की बात करते हैं तो दो एक्सिस को लिया जाएगा, या तो एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, इसमें से हमेशा दो ही को लिया जाएगा। तो ये हमारा 2D का फ्रेम बनता है। कैसे? अगर हम एक वृत्त की बात करें, अगर ये वृत्त है तो ये 3D में नहीं होगा, ये 2D में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वृत्त है ये प्लेन है। अगर हम ऐसे एक वृत्त लें तो इसमें ऊंचाई नहीं होगा, सिर्फ या तो इसकी लंबाई होगी या इसकी चौड़ाई होगी। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी या तो इसकी लंबाई होगी या तो इसकी चौड़ाई होगी, लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं होगी, तो ये हमारा 3D फिगर नहीं होगा। तो 2D में हमारा वृत्त लेते हैं। अब हम कहते हैं कि इसका हम अगर मान लीजिए इसका सेंटर ये मान लेते हैं, ये 0 या O, अगर इसका सेंटर O मान लेते हैं तो हम कहेंगे कि इस पे प्लेन एंगल कैसे निकाला जाएगा। तो आपको पता है कि समतल कोण का परिभाषा से हम जानते हैं कि किसी भी समतल कोण के लिए ये जरूरी है कि इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या अगर मान लेते हैं r है, तो इसकी त्रिज्या के बराबर चाप लेके, इसकी त्रिज्या के बराबर मान लीजिए ये हमने चाप लिया, इतना ही बराबर हमने चाप यहाँ पे लिया और उसके द्वारा हम इसके केंद्र पर कोण अंतरित करते हैं। तो ये जो बनने वाला कोण होता है इसी को हम कहते हैं समतलीय कोण। ये जो हमारा कोण होता है इसको हम कहते हैं समतलीय कोण। ठीक इसी प्रकार हम घनकोण को भी समझते हैं। हमने यहाँ पे क्या बताया कि ये जो हमारा सर्कल है, ये जो हमारा वृत्त है, इसमें इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या के बराबर इतना ही डिस्टेंस अगर आप प्रकार लें तो प्रकार को यहाँ पे रखें और इसकी साइज लें और उसके बाद इसको उठा के इसकी परिधि पर रखें और उसको परिधि पे रखने के बाद यहाँ से देखें कि कितना डिस्टेंस ले रहा है। यहाँ से अगर यहाँ तक आता है तो इन दोनों के द्वारा अगर यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके बीच में जो बनने वाला कोण होता है उसको हम कहते हैं समतलीय कोण। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे पास घनकोण होते हैं, तो घनकोण जो होता है वो 3D में होता है। अब हम 3D की बात कर लेते हैं। 3D में ये तो हमारा था समतल कोण, ये जो हमारा है ये होगा घनकोण। ठीक, अब हम घनकोण की बात करते हैं तो घनकोण में हमारे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलग उसका फिगर बना होता है। अगर हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल के अगर आप सेंटर में रहें तो सेंटर से ऊपर भी जा सकते हैं, सेंटर से बगल भी उसके एक्स एक्सिस पे भी जा सकते हैं और सेंटर के उसके वाई एक्सिस पे जाते हैं और उसका जो हाइट होगा वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम मान लेते हैं ये जो हमारा है ये क्या है, ये हमारा एक फुटबॉल है। तो आप देख रहे हैं फुटबॉल क्या होता है, फुटबॉल एक स्फेरिकल गोला होता है जिसमें उसका एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस को निर्धारित किया जा सकता है। तो उस प्रकार के जो शेप होते हैं उसको हम 3D में लेते हैं। अब हम कहते हैं कि उसके द्वारा कैसे कोण बनेगा, अब उस बात को समझते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारा ये जो सेंटर है वो है O और इस O सेंटर से पहले हम इस घनकोण की परिभाषा समझा देते हैं, उसके बाद जो हमारी किताब में थ्योरेटिकल अप्रोच दिया गया है उसको समझ लेते हैं। तो घनकोण की परिभाषा क्या होती है कि अगर ये गोला है, यहाँ पे हम वृत्त की बात कर रहे थे, यहाँ पे गोला की बात करना है, गोला 3D में होता है। तो इस गोले के त्रिज्या के, ये मान लीजिए अगर त्रिज्या r है तो इस गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, इस गोले की त्रिज्या r है तो r के वर्ग के बराबर क्षेत्रफल लेकर, अब इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं अगर हमारे पास त्रिज्या, इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमने जो लिखा है, मान लेते हैं अगर हमारे पास त्रिज्या इतना है, यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे इतना हमारा त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है इसका जो लंबाई है, अगर इसकी लंबाई के बराबर हम क्षेत्रफल ले लें, जैसे अगर इसी को हम गोल करते जाएं, इसी जो हमारे पास इतनी लंबाई है इसी को अगर हम ऐसे गोल करते जाएं तो इसके द्वारा कुछ क्षेत्रफल बनेगा इस तरह से। अब इस क्षेत्रफल के द्वारा, इसकी वर्ग के बराबर क्षेत्रफल के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसको घनकोण कहते हैं। ये तो हो गई घनकोण की परिभाषा। अब हम समझते हैं कि अगर हम
ये क्षेत्रफल लिए, हमने कुछ इतना क्षेत्रफल लिया, तो हम इसके केंद्र पर कैसे घनकोण अंतरित करेंगे? अगर आर स्क्वायर बराबर ए है और हम मान लेते हैं कि ये जो क्षेत्रफल ये ए है, तो इसके द्वारा हम केंद्र पर कैसे घनकोण को अंतरित करेंगे या कैसे प्रदर्शित करेंगे उसको समझते हैं। हम मान लेते हैं इसके जो चारों तरफ की सीमाएं हैं, ये जो हमारा क्षेत्रफल की सीमा है, इसको हम इसके केंद्र से मिला देते हैं। इस तरह से हम मिला देते हैं। इस तरह से आप मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप ये देखेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है ये इसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो इसको हम ले लेते हैं डी ए। डी ए क्या है? डी ए इसका क्षेत्रफल है, कितना का? इतने वाले भाग का। हमने जो ये लिया है यहां से यहां तक, ये जो लिया है इसका क्षेत्रफल है। तो आपको पता है कि इसके त्रिज्या में और इसके क्षेत्रफल में जो संबंध होता है वो अनुक्रमपाती का संबंध होता है। मतलब जैसे जैसे आप आर का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्षेत्रफल का मान बढ़ाते जाएंगे। है भी कि जैसे जैसे आप ये आर ही, ये लेंथ क्या थी? आर थी। तो जैसे जैसे आप आर का मान बढ़ाए जाएंगे ऐसे ऐसे आपकी क्षेत्रफल का मान बढ़ता जाएगा, क्षेत्रफल का मान बढ़ता जाएगा। तो दोनों का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक होगा, और वो जो नियतांक होगा वो नियतांक डी ए बराबर आर स्क्वायर के बराबर होगा। इनका अगर आप अनुपात लेते हैं तो ये जो बराबर होगा ये क्या होगा? एक नियतांक। नियतांक क्या होगा अभी हम इसको बताएं। ठीक, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं कि जैसे जैसे आप आर का मान बढ़ाते जाएंगे इसके रेस्पेक्ट में इसका क्षेत्रफल ही बढ़ता जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो इसका कोण होगा वो वही होगा। जैसे जैसे आप आर का मान बढ़ाते जाएंगे, आर का मान बढ़ाएंगे, गोले का मान बढ़ेगा, गोले का मान बढ़ेगा तो क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा, इसके ऊपर जो हमारा ये क्षेत्रफल है इसका मान बढ़ेगा। लेकिन इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर उस पर बनने वाला कोण होगा वो वही होगा, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि डी ए अपान आर स्क्वायर एक नियतांक होगा, और डी ए अपान आर स्क्वायर जो नियतांक होगा इसी को हम कहते हैं डी ओमेगा। यही हमारा डी ओमेगा है, और इसी डी ओमेगा को हम कहते हैं कि इसके केंद्र पर जो बना कोण है यही है हमारा डी ओमेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डी ओमेगा कुछ और नहीं, एक अनुपात है जो इसके त्रिज्या और इसके क्षेत्रफल का अनुपात है, और वो एक नियतांक होता है। उसी नियतांक को हम डी ओमेगा कहते हैं। अगर यहां से हम ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो दूरी आर है, इसके स्क्वायर के बराबर हम क्षेत्रफल को ले लें, मतलब दोनों का अगर अनुपात सेम ले लें, अगर इसको हम मिटा रहे हैं यहां से देखिएगा, अगर हम ये जो हमारा आर स्क्वायर है इस आर स्क्वायर के बराबर ही क्षेत्रफल ले लें, ए ले लें, तो क्या होगा? आर स्क्वायर ये डी ए होगा, क्योंकि सूक्ष्म हमने क्षेत्रफल दिया है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गया तो आप डी ए अपन आर स्क्वायर की जगह पे डी ए रख सकते हैं, और ये हो जाएगा डी ए अपान डी ए बराबर डी ओमेगा, और ये कट के एक हो जाएगा। तो यहाँ से डी ओमेगा जो होगा डी ओमेगा बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, या आप ऐसे कर सकते हैं कि डी ए के जगह पे आप क्या रख सकते हैं? डी ए के जगह पे आर स्क्वायर रखते हैं। तो डी ए की जगह पर जब आप आर स्क्वायर रखेंगे तो इस डी ओमेगा का मान भी 1 ही होगा। तो कहने का मतलब ये था, ये जो डी ओमेगा था ये एक अनुपात था किसका? इसके क्षेत्रफल और इसके इसके त्रिज्या के वर्ग और इसके सूक्ष्म क्षेत्रफल का, जो कि एक नियतांक होता है, और उस नियतांक को हम कहते हैं डी ओमेगा, जो कि इसके केंद्र पर बना कोण होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये समझते हैं कि अगर ये तो अभी था इतने क्षेत्रफल के द्वारा इसके केंद्र पर बना कोण डी ओमेगा बराबर यहाँ से डी ओमेगा बराबर डी अपन आर स्क्वायर। ठीक, ये इसका मेन फॉर्मूला है। अब हम ये समझते हैं कि इस पूरे क्षेत्रफल के द्वारा इसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित होगा। तो इसके लिए हम इसको मिटाते हैं। ये हमारा जो सदिश वेक्टर था इसको हम मिटाते हैं। ठीक, यहां से हमने आपको समझा दिया था। अब हम ये समझते हैं कि इस पूरे क्षेत्रफल के द्वारा इसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित होगा। तो हमको फार्मूला क्या पता है कि डी ओमेगा बराबर डी ए अपान
आर स्क्वायर। ये हमको फार्मूला यहाँ से पता चल गया है कि इतने क्षेत्रफल के द्वारा अगर बनाया गया कोण डी ओमेगा डी अपन आर स्क्वायर है, तो पूरे क्षेत्रफल के द्वारा, पूरा क्षेत्रफल जो ए है, जो पूरा क्षेत्रफल ए है, तो गोले की जो पूरी क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, इस गोले का पूरा क्षेत्रफल। और डी ओमेगा तो था सिर्फ इतने क्षेत्रफल के द्वारा बनाया गया कोण। अगर हम पूरे क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो डी ओमेगा हो ये ओमेगा में बदल जाएगा। मतलब यहाँ पे जो डी ओमेगा सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा बनाया गया कोण था, अब अगर हम पूरे क्षेत्रफल ए को लेते हैं तो ये जो हमारा ओमेगा होगा ये सिर्फ डी ओमेगा ना होकर ओमेगा हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा ए के जब ए अपान आर स्क्वायर, क्योंकि हमने पूरे क्षेत्रफल को लिया और इसका पूरा क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है, तो ए अपान आर स्क्वायर, और ए का मान क्या पता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई। और हमको पता है घन कोण का मात्रक क्या होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो आपने देखा कि सिर्फ अगर हम घन कोण की बात करें तो उसका परिभाषा कैसे दिया जाता है। अगर छोटे से क्षेत्रफल लेते हैं तो उसके द्वारा उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है वो कैसे बनता है, वो एक अनुपात होता है किसके बीच में, आर स्क्वायर मतलब आर की त्रिज्या के वर्ग के बराबर और उसके क्षेत्रफल के अनुपात के बीच में जो रिलेशन होता है वो डी ओमेगा होता है। और यहाँ पे हमने ये देखा कि पूरे क्षेत्रफल को अगर ले लें तब उसके द्वारा इसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित होगा। अब हम इसके क्षेत्रफल सदिश को लेकर समझते हैं कि अगर हम इसकी दिशा ले लें, इस क्षेत्रफल की दिशा ले लें, तब हमारे पास डी ओमेगा का मान क्या होगा। तो हमने 3 तरीका आपको बताया, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल के द्वारा, एक पूरे क्षेत्रफल के द्वारा, एक क्षेत्रफल सदिश के द्वारा। अब हम समझने जा रहे हैं कि अगर ये जो हमारा कोण है डी ए, अगर इसके हम क्षेत्रफल ले लें तब कैसे उसको समझेंगे। तो हम इसको मिटाते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं है अब। ठीक, और यहां पे हम समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक बिंदु है जिसको हम कह रहे हैं ओ, और ओ से आर दूरी पे, कितना दूरी, आर दूरी हमने लिया है, ओ से आर दूरी पर एक हम क्षेत्रफल ले रहे हैं इस तरह से, ये ओ है ये आर है, और इसका आर इसको ना लेके हम इसके बीच यहाँ पे जो सेंटर है इसको ले रहे हैं। ये हमारा ओ है और ये हमारा आर है, और ओ से आर दूरी पर हम एक क्षेत्रफल ले रहे हैं जो किसके बराबर है, डी ए के बराबर है। मतलब हम सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए लिए हैं। तब हम कह रहे हैं कि अगर हम इस ओ से आर की दिशा में एक यूनिट वेक्टर लें, एकांक वेक्टर लें, क्या, अगर इसी की दिशा में ओ से आर की दिशा में हम एक यूनिट वेक्टर लें तो ये हो जाएगा एन कैप। और हमको पता है कि कोई भी हमारा जो क्षेत्रफल होता है उसका एक क्षेत्रफल सदिश होता है। तो अगर ये हमारा डी ए एक क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल सदिश हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा हमारा डी ए वेक्टर। केवल ए वेक्टर होगा क्योंकि क्षेत्रफल सदिश को हम केवल ए वेक्टर से लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर। तो आप देख रहे हैं कि एन कैप और ए कैप के बीच में हमारा एक एंगल बन रहा है जिसको हम कह रहे हैं थीटा। ठीक, अब आप ये एज्यूम कीजिए कि इसका ये जो सेंटर था जो कि हमने ओ से आर दूरी पे ये लिया था, डी ए क्षेत्रफल का जो हमने सेंटर लिया था, उसको लेके हम एक इस तरह से गोला बना लेते हैं। तब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्षेत्रफल है इसकी ये जो सेंटर है ये इस गोले के ऊपर मतलब ऊपरी पृष्ठ पर उपस्थित है। तो अगर हम इस वेक्टर का वेक्टर वियोजन कर दें, वेक्टर ए का अगर हम वेक्टर वियोजन कर दें तो वेक्टर ए है क्या, वेक्टर ए है हमारा डी ए के द्वारा उत्पन्न क्षेत्रफल सदिश। तो अगर हम वेक्टर ए का वियोजन करेंगे तो हमको 2 वेक्टर मिलेगा। एक मिलेगा इस, चूंकि हम इस क्षेत्रफल सदिश का वियोजन कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो वेक्टर होगा ये इस रूप में आएगा, डी ए कॉस थीटा तथा डी ए साइन थीटा। क्योंकि हम वियोजन किसका कर रहे हैं,
ये जो वेक्टर ए है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे क्षेत्रफल को, और हम इसका वियोजन कर रहे हैं, मतलब क्षेत्रफल का हम वियोजन कर रहे हैं। तो ये जो हमारा ये जो लाइन है, ये वेक्टर ए है, ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, मतलब दो भागों में वियोजित हो जाता है, एक डी ए कॉस थीटा, एक डी ए साइन थीटा। अब बात ये है कि डी ए कॉस थीटा, डी ए साइन थीटा में हमको लेना क्या है? हमको लेना है कि ये जो हमारा ये वाला जो हमारा क्षेत्रफल है, इसका कौन सा भाग हमारे इस गोले के ऊपर पड़ रहा है। तो हमारा ये जो इसमें वेक्टर ए में हमारा जो इस गोले के ऊपर पड़ने वाला भाग है वो पड़ता है डी ए कॉस थीटा। डी ए साइन थीटा, अगर हम इसकी बात करें, अगर गोला इस तरह से है तो इसका अगर एक वियोजन आप करते हैं तो एक इसके नीचे होगा, एक इसके ऊपर होगा, तो ऊपर वाला हम लेंगे नहीं, ऊपर वाले को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम इस घनकोण या इस गोले की जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी बात कर रहे हैं। तो इस गोले के लिए क्षेत्रफल सदिश के लिए हमारा ये जो नीचे का पार्ट है उसको हम लेते हैं, और उसको हम लेके और कुछ इस तरह से रंगीन कर देते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से रंगीन हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसका एक भाग नीचे हो गया, और इस नीचे वाले भाग को हम कहते हैं डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। अब ये बताइए आप कि इस डी ए कॉस थीटा वाला जो क्षेत्रफल है इसके द्वारा इसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित होगा। तो हमको फार्मूला क्या पता है कि डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर ये होता है, और हम डी ए का मान हमने क्या निकाल रखा है? डी ए का मान हमने एक निकाला है डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बराबर आर स्क्वायर। तो ये हमारा मान हो गया। कब? ये हमारा मान तब होगा जब हमारे पास जो क्षेत्रफल है वो हमारे गोले से क्षेत्रफल सदिश के रूप में उपस्थित हो। तो इसका एक जो छायादार भाग होता है वो हमारे गोले के ऊपर पड़ता है, और एक जो इसका भाग होता है ये इसके आउटर साइड में पड़ता है। तो हमें आउटर साइड की गणना करनी नहीं है, हमें करनी है कि इसकी छायादार भाग के द्वारा इसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित होगा। तो ये होगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इसके बाद इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग विद्युत फ्लक्स को समझेंगे।